नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना से इस जंग में न्यूज 18 भी आपके साथ है और न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश में कोरोना का जानलेवा कहर लगातार जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का 3 लाख के पार आंकड़ा ये पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हो गई है, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो तीसरे दिन लगातार जो मामले हैं वो 3 लाख के पार हैं। एक दिन में 2,624 मरीजों की मौत हुई है। तो कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन ये जो आंकड़े हैं वो 3 लाख को पार कर चुके हैं और रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। 7 दिनों में लगातार जो मामले हैं वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो देश में कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का 3 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और हमसे पहले अमेरिका ही सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जहां पर मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं पहले ही। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात भी सामने आई कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा। तो जमाखोरी पर अब जो है सरकार सख्त है और दिल्ली में किस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है ये तस्वीरें बताती हैं। 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अब कालाबाजारी की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले थे, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले थे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। संदीप बोल दिल्ली से, आशीष सिंह मुंबई से, मनोज शर्मा भोपाल से। सबसे पहले संदीप के पास चलते हैं। संदीप, लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी सामने आ रही है और ऑक्सीजन की किल्लत की भी खबरें हैं। ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है इस कमी को दूर करने के लिए? जसप्रीत, सरकार ने साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरीके की कालाबाजारी को होने ना दिया जाए और उसी को देखते हुए देश के सभी राज्यों में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। जितने भी ऐसे जो एजेंसी मालिक हैं जो कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जो पहुंचे हैं अहमदाबाद, डीआरडीओ ने अस्पताल बनाया है उसका जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि लगातार गुजरात में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जो डीआरडीओ का अस्पताल है जिसकी क्षमता काफी ज्यादा है, जहां पर कोरोना पेशेंट्स भर्ती होंगे, उस अस्पताल का जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मीडिया का जमावड़ा, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सरकार जो है अब सख्त है। सरकार सख्त कदम भी उठा रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो अब मीडिया से मुखातिब होंगे अमित शाह से कुछ देर में। ये डीआरडीओ का अस्पताल है जहां का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके वहां जाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार
किस कदर सख्त है और पूरी रणनीति अब सरकार ने बनाई है कि जिस तरीके से जो कोरोना की दूसरी लहर है उसका कैसे मुकाबला किया जाए। और अहमदाबाद में डीआरडीओ अस्पताल की शुरुआत के मौके पर अमित शाह पहुंचे हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले वहां पर इस अस्पताल का उद्घाटन किया। कोविड હોસ્પિટલ જેમાં લગભગ 200થી વધુ દર્દીઓ કોવિડના સારવાર લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા જે ગુજરાત સરકારે ઇનિશિયેટિવ લઈ ઊભી કરી છે, એમાં અત્યારે 66 દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે। 66 દર્દીઓ ઓક્સિજન પર છે। દેશભરમાં ऑक्सीजन पहुंचाड़वा माटे प्रधानमंत्रीजीना नेतृत्वमां एक अभियान चालू है, जेमां गुजरात सरकारे पण ए अभियान ने गति आपवा माटे अनेकविध कदम उठाया है। स्वाभाविक रूपे गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट होवाना कारणे ऑक्सीजनનું उत्पादन आपणा त्यां देशना अन्य राज्यों सरखामणी में वधु है। गुजराते पोतानी जरूरियात बात करता वधारानो जे ऑक्सीजन होय देशभरना अनेक राज्यों में मोकलावानो प्रयास करी एक सुंदर उदाहरण पण पूरुं पाड्युं छे। परंतु आजे कुलवडानी आ होस्पिટલની अंदर एक नवा ऑक्सीजन प्लांटનું पण उद्घाटन थयुं छे। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में ये जो अस्पताल है यहाँ पर वो उद्घाटन करने पहुंचे हैं और इस अस्पताल में काफी ज्यादा क्षमता है जिसका फायदा मरीजों को होगा। अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने 900 बेड वाले इस अस्पताल का उद्घाटन किया है और ये अस्पताल अब शुरू हो चुका है और ऑक्सीजन पहुंचाने की जो मुहिम है वो जारी रहेगी, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। तो एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, गृह मंत्री ने भी यही बात की और जो सरकार है वो अब कड़े कदम भी उठा रही है, जो भी जरूरी कदम है ताकि लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। जसप्रीत, इस वक्त सरकार जो है पूरे एक्शन मोड पे है। हर उस कमी को जो है दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है जो कि राज्य सरकार या लोगों की तरफ से उनके पास आई है। खास बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी हर अस्पताल में देखी गई है। ऐसे में जो इंडस्ट्री है उनके साथ जो है खुद प्रधानमंत्री ने बात की थी, बड़े उद्योगपतियों के साथ बात की थी, मुलाकात की थी। उसके बाद जो है ये तय किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो आम लोगों के लिए भी दी जाए और कई इंडस्ट्रीज जो है पहले दिन से ही इस तरीके का काम कर भी रहे हैं। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से कोविड वार्ड को जो है बढ़ाया जा सके, क्योंकि एक परिवार में अगर एक किसी शख्स को होता है और उसका घर छोटा है तो ऐसे में ना तो आइसोलेशन पे जा सकते हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, तो ऐसे में अतिरिक्त बेड का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर बात करूं दिल्ली में जो स्थिति है, दिल्ली में स्थिति को देखते हुए सेना ने पूरी तरह से मोर्चा भी ले रखा है। खुद जो है अपने बेस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से उसको कोविड अस्पताल में बदल दिया है। 1000 बेड जो है उसमें बनाए जा रहे हैं। हालांकि 258 बेड ही ऑक्सीजन वाले 258 बेड थे वो भर चुके थे। अब चूंकि सेना से संबंधित सेना के जो सैनिक है उनके परिवार वाले वो भी जो है पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे में उन सबको इलाज कैसे मुहैया कराया जाए इसको देखते हुए बाकायदा जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी जो है वो मंगाए जा रहे हैं ताकि उनको सेना के हर एक अस्पताल में तैनात किया जा सके। और ये काफी बड़ी संख्या 13 लाख की फौज है और उसमें उनके अगर परिवार वालों की अगर बात करें तो ये संख्या काफी बढ़ जाती है। उसी तरीके से आईटीबीपी की तरफ से भी एक बड़ा जो है क्वारंटीन सेंटर और इस तरीके का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। तो अभी प्राथमिकता सरकार की यही है कि जितनी जल्द से जल्द जो कमियां हैं, जो शॉर्टफॉल्स है, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने यहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी करने वाले एक गिरोह के 4 मेंबर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 9 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है। आरोप है कि ये लोग 10 से 12 हजार रुपए में मिलने वाले इन गैस सिलेंडरों को 70 से 90 हजार रुपए में बेच रहे थे।
देश में चल रही ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है और तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार राज्यों और अधिकारियों से बैठक करके समस्या को सुलझाने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा और तेजी से बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरकार ने ऑक्सीजन बनाने वाले बंद पड़े प्लांट को शुरू करने का भी फैसला लिया है। उधर रेलवे भी सरकार के साथ सांसें बचाने की मुहिम में जुटी है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हैं। उधर वायुसेना टैंकरों को फिलिंग स्टेशन ले जा रही है। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जा रहे हैं, जिनको सेना के अस्पतालों में लगाया जाएगा। साथ ही यूएई, सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर लाने की तैयारी भी है। तो वहीं नौसेना भी ऑक्सीजन सप्लाई में जुटी हुई है और कोची में नौसेना के 2 जहाज काम पर लगा दिए गए हैं, जो खाली सिलेंडर को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। मुंबई का रुख करते हैं। आशीष हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। आशीष, इस वक्त मुंबई की क्या स्थिति है? जी, सबसे अहम बात, जिस कालाबाजारी की बात हो रही है उसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार का जो एक पूरा वॉर रूम बनाया गया है, वहां से साफ तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो स्पेसिफिक सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, बल्कि अस्पतालों में ही सीधे सप्लाई होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां से सीधे सभी अस्पतालों को जो है वो ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ से केवल लिमिटेड ऑक्सीजन ही सप्लाई हो पा रही है। जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो लोगों तक नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है उसको फिलिंग करने में वक्त लगता है और जो प्रोडक्शन है उसे सप्लाई करने में वक्त लगता है। यहाँ पर देखिए, ये पूरी कतार एसेंशियल सर्विसेज की है, जो कि लंबी दूरी तक अगर आप देखेंगे तो ये अस्पतालों की गाड़ियां हैं जिसमें सिलेंडर्स भरे हुए हैं, और ये सिलेंडर्स लेकर ये 8-8 घंटे 10-10 घंटे यहाँ पे कतारों में खड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए सर, आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? रामकृष्ण मिशन। हाँ, रामकृष्ण मिशन। अच्छा, एक बात बताएं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है? हाँ, हो जाती है, पूरी मिल जाती है। फिलहाल सप्लाई बराबर हो रही है। यहाँ से कितना वक्त लग जाता है मिलने में? अभी जस्ट आया मैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, आप भी ऑक्सीजन के लिए ही आए हैं? कहाँ से? शीतला हॉस्पिटल से। शीतला हॉस्पिटल से। और क्या रिक्वायर्ड ऑक्सीजन यहाँ से मिल पाती है? हाँ, मिल पाती है। फिलहाल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन यहाँ से ही मिल पा रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यही एक सहारा है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई थी, वो ट्रेन भी अब नासिक पहुंचने वाली है, तो नासिक से भी जो है ठीक है, नजर बना रखिए आशीष। लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश के हालात भी सुधरने की जगह और बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटे के अंदर 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 74 लोगों की जान चली गई। अकेले इंदौर में कोरोना के 1,782 केस मिले और वहां 6 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह भोपाल में 1,753 केस सामने आए और वहां 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में करीब 1200 और जबलपुर में 806 कोरोना केस मिले हैं। राज्य में अब 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक इस बीमारी से 4,900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मनोज, मध्य प्रदेश की स्थिति तो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। तो वाकई जैसे बड़े भयावह हालात हैं, क्योंकि जो सबसे जैसे कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है, तो सांसों के लिए तकलीफ हो रही है। लगातार जो तमाम अस्पताल हैं उनमें बस एक ही शिकायत आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। कई प्राइवेट अस्पताल वाले जो डॉक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई कि उनका कहना है कि हमें अगला मरीज़ हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे पास ऑक्सीजन उस तादाद में नहीं है। अगर कोई मरीज़ वेंटिलेटर पर पहुंचता है वो उनकी तकलीफ़ है। साथ ही साथ रेमडेसिविर की सप्लाई सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे पास रेमडेसिविर आ रहा है, हम ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार लोगों को उस इंजेक्शन की कमी बनी हुई है और यही हाल अस्पताल में बेड्स का है। सरकार के दावे कि बेड्स हमने पर्याप्त मात्रा में कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अस्पताल में जाने के लिए, एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने है, क्योंकि सरकार ने इस तरह का एक प्रोजेक्शन किया था कि अप्रैल के अंत तक सरकार के पास जो मध्य प्रदेश में कम से कम 1 लाख जो मरीज़ होंगे कोरोना के होंगे, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है 88,000 करीब अभी मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। मतलब अप्रैल के अंत तक जाहिर तौर पर आंकड़ा अगर इसी रफ्तार में बढ़ता रहा, क्योंकि कोरोना की जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है,
वो 24% के आसपास बना रहता है और इस रफ्तार में आंकड़ा बहुत जल्दी 1 लाख को पार कर जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती के रूप में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सप्लाई और अस्पतालों में बिस्तरों की सुविधा मध्य प्रदेश में एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि बिल्कुल, जबलपुर शहर मनोज, चुनौती तो है, ऐसे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है इस कमी को पूरा करने के लिए? सरकार की तरफ से कोशिश है। सरकार कह रही है कि अभी जैसे जामनगर से सरकार ने प्लेन में रखकर यहाँ से सिलेंडर भेजे और वो रोड से वापस आएंगे। ये सरकार की कोशिशें हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पूरी हो। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि 7.5 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। 7 महीने पहले एक मुख्यमंत्री ने बाबई में एक प्लांट के लिए कहा था कि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट बनेगा, लेकिन उसकी चहारदीवारी ही बन पाई, प्लांट नहीं बन पाया। तो ये ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो सरकार के सामने चुनौती है और सरकार के पूरे बिल्कुल, तो कालाबाजारी भी लगातार जारी है, ऑक्सीजन की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेट पर मशहूर एक टीचर, पटना वाले खान सर। पटना वाले खान सर मुश्किल विषयों को अपने सहज और सरल अंदाज में समझाने के लिए मशहूर हैं। आज न्यूज 18 पर खान सर की कोरोना पर स्पेशल क्लास है। खान सर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी साधारण भाषा में देंगे। वो बताएंगे कि कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचाने, कोरोना कब शरीर के लिए घातक बन सकता है, कोरोना की जांच से लेकर कोरोना के इलाज तक पूरी बात सरल भाषा में समझिए। खान सर, आपसे पहला सवाल यह है कि हम कोरोना के लक्षण को कैसे समझें? महामारी के दौर में हल्का सा नजला, जुकाम या बुखार होने पर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे डर के माहौल में हम कैसे जानें कि हमें कोरोना हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात एंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया है और लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेके ना कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज़्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के वक्त में। और जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। सर, कोरोना जांच की बात होती है तो कहा जाता है कि RT-PCR टेस्ट अभी तक सबसे भरोसेमंद इसी टेस्ट को माना जाता है। इसी के जरिए ये पता लगाया जाता है कि शरीर में कोरोना वायरस है भी या नहीं। खान सर, ये बताएं कि RT-PCR से कैसे जांच होती है? RT-PCR एक बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। समस्या ये है ना कि जो कोरोना वायरस है वो एक RNA वायरस है और हम लोग जो जांच करते हैं वो DNA की करते हैं। RNA जो होता है एक्चुअली वो सिंगल धागा की तरह होता है और DNA जो होता है वो डबल धागे की तरह, इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो RNA को DNA में बदलना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से जांच लेट हो जाती है। अब यहाँ पे RT-PCR में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का वो RNA से DNA में लाएगा। इसके बावजूद अब वो तो DNA में आ गया लेकिन उसे कोरोना है या नहीं इसका तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ता है, कितने साइकिल घुमाएंगे इसको, कितने साइकिल में ये जाके कोरोना मिल रहा है। तो किसी को 2 ही साइकिल में मिल जाता है तो उसका कोरोना ज्यादा खतरनाक है। किसी कोरोना को ढूंढने में ज्यादा साइकिल लगता है, इसका मतलब उसमें कोरोना कम है। तो टोटल हम लोग 35 साइकिल घुमाते हैं जिसे हम लोग CT वैल्यू कहते हैं। तो जिसका RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन हो गया यहाँ पे। तो जिसका CT वैल्यू कम है उसका मतलब है कि उसमें कोरोना ज्यादा है। तो RT-PCR में अगर CT वैल्यू ज्यादा है तो समझिए अभी कोरोना का लोड कम है। लेकिन ये CT वैल्यू जो है वो ये नहीं करती है कि आप मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेता है। खान सर, आपने CT वैल्यू की बात की, आखिर RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू क्या होती है? सरल भाषा में समझाइए कि इस CT वैल्यू के मायने क्या होते हैं?
सीटी वैल्यू बताता है कि आपके ऊपर कितना कोरोना वायरस का लोड आ चुका है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुसे हैं सब, तो हमारे जो पुलिस फोर्स या कमांडो जाएंगे तो सबसे पहले कमरे को चेक करेंगे। तो जैसे टोटल कमरे को तो कोई चेक नहीं कर सकता है ना, तो एक प्लान बना लिया जाएगा कि हर कोने से कुछ कमरे चेक कर लेना है, बीच में से कमरे चेक करना है, लॉबी, सीढ़ी वगैरह को चेक कर लेना है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसमें कितने साइकिल को हम लोग चेक करेंगे, तो टोटल हमें 35 साइकिल चेक करना है। उसी को कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जैसे हम किसी कमरे में गए, किसी बिल्डिंग में जिसमें आतंकवादियों को ढूंढना है, जैसे दरवाजा खोले हमें आतंकवादी मिल गया, पहले ही दरवाजा में मिल गया, तो उसे सीटी वैल्यू कहेंगे 1। किसी का पहला में नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, 10वां में जाके मिला, तो हम कहेंगे कि उसका सीटी वैल्यू 10 है। मतलब आतंकवादी यानी जो एनिमी है उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब दुश्मन की संख्या कम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 30 है, यानी उसका दुश्मन 30वें कमरे में मिला है और हमें चेक करना था टोटल 35 कमरे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके उस वायरस का, उस बॉडी में जो वायरस आया है वो उसकी संख्या फिलहाल कम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भी कम रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है ये कोरोना वायरस। तो सीटी वैल्यू बेसिकली वायरस रोड को बताता है कि कितना जल्दी वायरस मिल गया। सीटी वैल्यू कम होने का मतलब बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आपके कोरोना का लोड बहुत ज्यादा है। खान सर, टेस्ट होने पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत से मरीज आसानी से ठीक हो भी जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर हमें ये कैसे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है? सीटी वैल्यू के बाद आप खतरे को नहीं बता सकते हैं। जैसे किसी का सीटी वैल्यू 5 है तो नो डाउट ये बता सकते हैं कि नहीं भैया इसमें कोरोना भर चुका है, और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो हम ये कह सकते हैं कि एट अ टाइम उसके बॉडी में अभी कोरोना उतना नहीं है। लेकिन यहाँ 2 समस्या है। जिसका सीटी वैल्यू 5 है उसके शरीर में पूरा कोरोना भर चुका है, लेकिन अगर इसका इम्यून सिस्टम सही होगा तो ये इस कोरोना को हरा देगा। और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो उसमें अभी कोरोना भरा नहीं है, लेकिन अगर उसका इम्यून कमजोर होगा तो उसे कोरोना हरा देगा। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हमारा मनोस्थिति कैसी है। यदि हम मानसिक रूप से एकदम दृढ़ है कि नहीं हम कोरोना को हराएंगे ही हराएंगे, तो हमारा इम्यून उस समय डबल काम करने लगता है। और इसलिए आप देखते होंगे ना, हमारे इम्यून को बढ़ाने के लिए, जैसे सेना युद्ध करने जाती थी पहले जमाने में तो नगाड़े ढोल बजते थे, ये क्या करता था? ये हमारी शक्ति को बढ़ाता था। उसी तरह हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारा मनोविश्वास होना चाहिए कि हम इससे जीतेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बेड की संख्या हॉस्पिटल में इतनी कम है कि कोई मरीज बेचारा एडमिट है, वो बच सकता है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरे बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है, इसके बगल में, वो बेचारा होपलेस हो जा रहा है, उसकी खुद की बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। अच्छा सर, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाता है और खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों को ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दी जा रही है। ऑक्सीमीटर कितना मददगार है? ऑक्सीमीटर के लिए ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मददगार है। आपको एट अ टाइम बता देता है कि हाँ आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। आप खुद से अरेंज कर सकते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई चेन टूटा है आप नहीं कह सकते। जैसे उत्तर प्रदेश का मोदी नगर, वहां से दिल्ली महज 1 घंटा था, तो मोदी नगर के ऑक्सीजन को हरियाणा, पंजाब इधर भेजा गया है। जबकि पास में दिल्ली था, दिल्ली के ऑक्सीजन को उड़ीसा से लाया जा रहा है, बंगाल से लाया जा रहा है, जो 1500 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में ही 1500 किलोमीटर, 24 घंटा तो रास्ते में ही डिले हो जा रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए ऑक्सीजन चेन को, जहां जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां का वहीं से दिया जाए। अब जैसे मोदी नगर वाला था तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली इसको दे दीजिए यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन चेन की जो सप्लाई टूटी है इस वजह से लोगों को ज्यादा घबराहट है। अब पल्स ऑक्सीमीटर अगर किसी के पास है, उसे लग रहा है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और ऑक्सीजन उसको 2 दिन बाद आएगा, तो फिलहाल वो ऑक्सीजन कैन आते हैं, तो जिस तरह से छोटा सा होता है ऑक्सीजन केन, तो उससे 2-3 वो रख लेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा ना। अब देखिए हर एक सिस्टम परेशान है, आखिर इतना ज्यादा क्राइसिस आ गई है तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। तो पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ यही काम कर देता है कि आपको एक पहले से आपको प्रिपेयर होने का एक मौका दे देता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है। खान सर, कोरोना के गंभीर मरीज में 20 में से 3 ही निकल रहे हैं। इस समय अस्पतालों में बेड की भी कमी है। ऐसे में अगर हालत गंभीर नहीं है तो क्या घर पर कुछ इलाज हो सकता है?
सबसे परफेक्ट बात यही है। हमने कई हॉस्पिटल से हम बात किए, इवन हम डॉक्टर लोग भी हमको बताएं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर हाल में एडमिट करना जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो बाहर बेचारे मर रहे हैं। और कुछ ऐसे मरीज हैं जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, बट वो आईसीयू में बैठे हुए हैं। अब क्या करिएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना में ना। जो सबसे खतरनाक कोरोना है वो सेकेंड जो डबल म्यूटेंट आया वो है। जो प्राइमरी कोरोना था जो वुहान से आया था वो ज्यादा खतरनाक नहीं, या पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जैसे किसी को वैक्सीन लग गया उसे फिर कोरोना हो जाता है तो किसी कीमत पे नहीं मरेगा वो। अब किसी का इम्यून एकदम खराब है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता। री इन्फेक्टेड मरीज, कई मरीज को देख रहे हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हुआ है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये लोग तो अपने से ठीक हो जाएंगे। 85% मरीज खुद से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए। एक मेरे जान पहचान में एक है मेरा, उसको कोरोना था और उसका टेस्ट जांच कराया तो रिपोर्ट मेरे पास आया। हम उसको बताए नहीं भाई तुम्हें कोरोना है, लेकिन हर वो दवा, विटामिन सी, जिंक, दूध, नारियल पानी, ये सारा उसको देते रहे। और हम उन्हें उसको कहा कि तुम्हें डेंगू है, तो कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम डेंगू को तो ऐसे हरा देंगे। और वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया हम उसको बताएं कि हम तुमको कोरोना है, 2 दिन तक उसका बीपी लो था कि सर आप हमसे झूठ बोले। तो यहाँ एक ये मानसिकता भी हो गई है कि लोग डर जा रहे हैं बहुत, क्योंकि अगल बगल की स्थिति को देखकर। तो डरना भी नहीं है इसमें, हिम्मत से काम लेना है यहाँ पर। और घर पे ठीक हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर आप घर होम आइसोलेशन में हैं तो याद रखिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर अगर 85 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर अगर घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं तो घर पे ऑक्सीजन लेने पे एक डेक्सामेथासोन जरूरी हो जाता है कि जब आप ऑक्सीजन पे हैं तो आपका फीवर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो डेक्सामेथासोन, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे से प्रेस्क्राइब करेंगे इसको। खान सर, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोग होपलेस हो रहे हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाएं तो घर पर फर्स्ट एड कैसे लें? घर के लिए क्या है कि आपको 2 चीज का इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला आपको हमारे अगर देखेंगे तो जिंक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। और शुगर के मरीज में इंसुलिन कम होता है और इंसुलिन बना ही होता है जिंक से। तो अगर किसी में इंसुलिन कमी है तो नो डाउट उसमें जिंक की कमी है, तो जिंक कम नहीं होना चाहिए। तो जिंक को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल टैबलेट आता है, वहां आप जिंक का टैबलेट देखिए, वहां पे होगा, वो नहीं हो, हाँ वो दोनों दे दीजिए। 1 मिनट। जैसे हमने यहाँ पर अभी जैसे प्रिकॉशन के रूप में यहाँ एक जिंक का टैबलेट है, ये विटामिन सी है। तो विटामिन सी हमें किसी भी खट्टे फल से मिल सकता है, तो यहाँ हम एक विटामिन सी का टैबलेट ले सकते हैं और ये जिंक ले सकते हैं। घर पे इसको प्रिकॉशन के लिए आराम से एक ले सकते हैं, सुबह शाम एक ही हो सकता है। और मान के चलिए जिंक नहीं मिल रहा है या विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक के लिए हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं वो अंडा नहीं खाते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्म दूध से। और विटामिन सी के लिए खट्टे फल, आंवला बेहतरीन है, सूखा आंवला खाने से बेहतर हो जाएगा वहाँ पे। और पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, डिहाइड्रेशन जहां हुआ ये जानलेवा साबित हो जाएगा। तो पानी भरपूर पीना है, योगा करना है और मानसिक रूप से एकदम प्रबल रहना है कि हम 2 से 3 दिन में हरा देंगे। देखिए कोरोना क्या है ना कि 8वें से और 12वें दिन में ही मेन ये अटैक करता है। तो 8 से 12 दिन का जब कोरोना का ये जो टाइमिंग है, इसमें व्यक्ति को एकदम दृढ़ संकल्प लेकर रखना है कि नहीं, इस 4 दिन में तो हम इसको हरा के ही रहेंगे। खान सर, आपकी क्लास लोगों की मदद करने के लिए काफी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के माता चन्नन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। अस्पताल में महज 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और 200 से भी ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो मरीजों के लिए आफत खड़ी हो सकती है। ऐसे हालात में अस्पताल ने जल्द ऑक्सीजन भिजवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। तो 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ये दिल्ली के अस्पताल का हाल है। 200 से ज्यादा मरीज वहां पर भर्ती हैं। चन्नन देवी अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है। अस्पताल में महज 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और 200 से भी ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है।